नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके तथा इस चैनल की कम्युनिटी में जो प्रश्न डाले जाते हैं उनके उत्तर अवश्य दें। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 24, जिसमें क्या पूछा गया है कि विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर अ है 3, ऑप्शन नंबर ब है 5, ऑप्शन नंबर स है 2 और ऑप्शन नंबर द है 4। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया। शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया तो सबसे पहले पढ़ा था उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में। और 5 भाग कौन कौन से थे? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कुल 5 भागों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनमें अंतर कितना है कि एक में तो आया उत्पत्ति और एक में आया व्युत्पत्ति। देखिए, उत्पत्ति लिखते हैं हम किस प्रकार से लिखते हैं? उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में पहला अक्षर देखिए क्या आ रहा है? उ आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं? 3 भी इसी प्रकार से लिखते हैं। तो 3 आ रहा है, मतलब इसमें 3 भाग नहीं होंगे। कितने होंगे? तो 5 भाग होंगे। जिसमें 3 आ रहा है उसमें 3 नहीं होकर कितने होंगे? 5 होंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? तो 5 भागों में। और व्युत्पत्ति के आधार पर जो आ रहा है वो 3 भागों में। किसके आधार पर बांटेंगे? तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में। 5 भाग कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भाग कौन कौन से थे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो अर्थ के आधार पर 2 भागों में, सार्थक और निरर्थक। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे हम विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है कि बदलाव। बदलाव को हम क्या कह सकते हैं? तो रूप परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे? तो विकार के आधार पर 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से होंगे? तो विकार का मतलब बदलाव, बदलाव होना चाहिए। तो एक तो हो गया विकारी। विकार को हम क्या लिख सकते हैं? बदलाव, बदलाव, या फिर इसी को रूप परिवर्तन भी लिख सकते हैं। रूप परिवर्तन। और एक विकार ही है। बदलाव, रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटेंगे? तो शब्दों को कुल 2 भागों में। 2 कौन कौन से? एक तो विकारी शब्द और दूसरा क्या होगा? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? विकारी शब्द वे शब्द जिन्हें किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या किया जा सके? परिवर्तित किया जा सके। तो विकारी कौन सा कहेंगे? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सके, बदला जा सके, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सके या परिवर्तित नहीं किया जा सके, ठीक है। तो वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और
कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके। देखो विकारी शब्द किन्हें कहेंगे, तो वे शब्द जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या किया जा सके, बदला जा सके। ये मतलब परिवर्तन की इकाइयां कौन कौन सी, हमसे पूछा जा सकता है परिवर्तन की इकाइयां कितनी, 4 है। कौन कौन सी है, तो लिंग वचन काल और कारक। इनके आधार पर किसी भी शब्द को क्या किया जा सकता है, तो परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो परिवर्तन की इकाइयां कौन कौन सी है, तो लिंग वचन काल कारक, ये है परिवर्तन की इकाइयां। तो इनके आधार पर किसी भी शब्द को बदला जा सके, मतलब उनका लिंग के आधार पर किसी भी शब्द को बदल रहे, या फिर वचन के आधार पर या काल या कारक के आधार पर किसी भी शब्द को हम बदलते, तो यदि उसका परिवर्तन हो जाता है, दूसरे शब्द में बदल जाता है वही शब्द, तो उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और यदि उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल होंगे, तो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा। इसके उदाहरण क्या है, तो ये एक बार ये उतार दीजिए आप, वे शब्द जिन्हें किसके आधार पर, लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला जा सके, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला नहीं जा सके, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे, तो इसके उदाहरण होंगे संज्ञा। इसके उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के उदाहरण क्या है, तो अविकारी के उदाहरण होंगे जैसे क्रिया विशेषण, जो अव्यय होंगे वे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अव्यय मतलब क्या है, कि जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता, मतलब उनका परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। ठीक है, तो अव्यय कौन कौन से, तो समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और संबंधबोधक अव्यय। अव्यय कुल 3 है। कौन कौन से, तो संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय और समुच्चयबोधक अव्यय। तो ये सभी अव्यय किसमें शामिल किए जाएंगे, अविकारी शब्द में। तो अपना प्रश्न क्या है कि विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। विकार के आधार पर देखिए कितने भाग बांटे, तो 2 भाग, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। स क्या हो गया, इसका उत्तर सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद छात्रों।